हाय गाइस, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान ज्योग्राफी के संबंधित क्लास रहेगी और टॉपिक रहेगा राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उस भौतिक प्रदेश का आज तीसरा और जो चौथा टॉपिक लेंगे अपन पूर्वी मैदान और दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश जिसे हाड़ौती पठार कहते हैं। उस क्लास को मैं अपन बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। छोटा सा निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लीजिए अपन बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो कि अरावली पर्वतमाला तथा हाड़ौती प्रदेश के मध्य जो क्षेत्र है वो कौन सा है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो कि 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर समवर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है, जो कि 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर समवर्षा वाले मध्य कौन सा है? पूर्वी मैदान है। और पूर्वी मैदान अरावली पर्वतमाला के हाड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है। उसके बाद देखिए पूर्वी मैदान का ढाल। पूर्वी मैदान का ढाल कैसा है? तो पूर्वी मैदान का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर उसका ढाल है। उसके बाद गंगा या यमुना की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित ये भाग है। जो पूर्वी मैदान है, ये पूर्वी मैदान राजस्थान के जो पूर्वी मैदान का भाग है, ये यमुना और जो गंगा है उनकी सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियों के द्वारा निर्मित भाग है। सहायक नदियाँ जलोढ़ मिट्टी लाती है जिसमें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, वो कृषि योग्य के लिए होती है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मतलब जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान कैसा क्षेत्र है? मैदानी भाग है। और मैदानी भाग में गंगा व सहायक नदियाँ होती है, अपने पानी के साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आती है और जलोढ़ मिट्टी जो उपजाऊ होती है, उपजाऊ होने के कारण वहाँ पर अधिक कृषि योग्य भूमि है और कृषि योग्य भूमि होने के कारण वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्न में से असंगत प्रश्न बनता है कि पूर्वी मैदानी का ढाल पूर्व की ओर है। पूर्वी जो मैदानी का ढाल कैसे है? पूर्व की ओर है। उसके बाद पूर्वी मैदानी राजस्थान के दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा को स्पष्ट करता है। तीसरा है पूर्वी मैदानी सर्वाधिक कृषि योग्य होने के कारण सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करता है। इनमें से कौन सा असंगत है? तो इनमें से कोई भी असंगत नहीं है। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो 4 है। मतलब उसका ढाल कैसे है पूर्वी मैदान का? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। सही है। उसके बाद समवर्षा रेखा है, कौन सी है? 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वो स्पर्श करती है। जो समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है वो है 50 डिग्री, जो 50 को स्पर्श करती है। उसके बाद पूर्वी मैदानी का सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि होने के कारण वहाँ खाद्यान्न भी उत्पन्न होता है। तो तीनों बिल्कुल राइट आंसर है उसकी। आगे देखिए पूर्वी मैदानी के कितने भागों में बांटा है? तो जो पूर्वी के मैदानी क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? बनास व गंगा का बेसिन, चंबल का बेसिन और माही का बेसिन। ये तीनों बेसिन किसके भाग है? तो ये पूर्वी मैदान के भाग है। किसके भाग है? ये पूर्वी मैदान के भाग है। पहला अपन देखेंगे बनास बेसिन। बनास बेसिन है, उस बनास बेसिन में 2 भाग है। कौन कौन से? एक तो मेवाड़ का मैदान और दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। उसमें डायग्राम के माध्यम से अब समझेंगे। देखिए डायग्राम है, इसमें इस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है। इसमें राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोक, सवाई माधोपुर। पहला देखेंगे अपन मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ के मैदान में देखिए, मेवाड़ का जो मैदान है ये राजसमंद जिला, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, खेराट शाहपुरा, जहाजपुरा तहसील का क्षेत्र समुद्र तल से औसत ऊंचाई किसकी है? 280 से लेकर 500 मीटर उनकी ऊंचाई है, जो कि मेवाड़ मैदान के अंतर्गत आते हैं। और मेवाड़ मैदान है वो किसका है? तो बनास का सहायक बनास बेसिन है। आगे देखिए मालपुरा का मैदान। तो मालपुरा का जो मैदान है ये कैकड़ी, टोक, सवाई माधोपुर, मालखेड़ा, टोक जिले में
समुद्र तल से औसत ऊंचाई किसकी है? 280 से लेकर 400 मीटर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है। किसकी है? तो ये मालपुरा करौली मैदान की। और मेवाड़ मैदान की ऊंचाई कितनी है? तो 280 से लेकर 500 मीटर। ये दोनों किसके भाग है? तो ये किसके? बनास बेसिन के। ये बनास बेसिन के दोनों भाग है। उसके बाद दूसरा है अपना आगे बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन है जिसमें कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा आदि क्षेत्र आते हैं। किस में आते हैं? ये बाणगंगा बेसिन में। उसके बाद नेक्स्ट है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में देखिए क्या क्या है। इसमें चंबल नदी, उसकी सहायक नदियाँ आती है। उसके बाद चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न एग्जाम आया हुआ है कि कौन सी नदी है जो अवनालिका अपर्दन का उदाहरण है? तो वो कौन सी नदी है? वह चंबल नदी। उसके परिणाम स्वरूप भूमि में उत्खात, उसके बैंड, इसके परिणाम स्वरूप उत्खात भूमि बैंडलैंड ट्रोपोग्राफ हो जाता है, जो कृषि योग्य नहीं है। मतलब बड़े इस नदी के द्वारा गहरे गहरे खड्डे पड़ जाते हैं और खड्डे होने के कारण जो क्षेत्र कृषि के लिए योग्य होता नहीं है। उसके बाद डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र करौली की पठार अनियमित पहाड़ियाँ को कहते हैं। आगे देखिए चंबल नदी। चंबल नदी गाज का निर्माण करती है और अपर्दन में गहरी अवस्था में। चंबल नदी वो गाज का निर्माण करती है, गहरे खड्डे का निर्माण करती है और अपर्दन की गहरी अवस्था है। बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है? ये अपर्दन करती है। कौन करती है? चंबल नदी। कौन करती है? चंबल नदी। आगे देखिए चंबल नदी कोटा से यमुना तक बीहड़ का निर्माण करती है। ये बीहड़ क्षेत्र कितना है? 480 किलोमीटर। मतलब चंबल नदी है कोटा से लेकर चंबल नदी कोटा से लेकर मतलब यमुना मुहाना तक, कोटा से लेकर यमुना मुहाना है वहाँ तक बीहड़ का निर्माण करती है। और बीहड़ क्षेत्र कितना है? 480 किलोमीटर इस बीहड़ के क्षेत्र का निर्माण करती है। उसके बाद आता है माई बेसिन। माई बेसिन माई नदी का ढाल प्रमाणक, माई नदी का जो ढाल प्रमाणक है वो 8 से लेकर 12 किलोमीटर जो कि सर्वाधिक है। माई बेसिन महुआ के वृक्ष की प्रधानता है, इसी कारण उसे प्राचीन में पुष्प प्रदेश कहा जाता था। प्राचीन में जो माई बेसिन था उस माई बेसिन को क्या कहते थे? पुष्प प्रदेश कहते थे, क्योंकि वहाँ पर महुआ के वृक्ष की अधिक प्रधानता थी। और महुआ से वृक्ष से क्या बनाया जाता था? शराब। क्या बनाया जाता था? शराब बनाया जाता है। माई बेसिन में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। माई बेसिन क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि भी की जाती है, जो कि घूम घूम कृषि कहते, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और राजस्थान में उसे वालरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जो दक्षिणी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, उस कृषि को हम वालरा कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि आदिवासियों के द्वारा पेड़ पौधों को काटकर जलाकर भूमि को खाली करके एक जगह पर 2 या 3 वर्ष तक खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है। उसके बाद दूसरा वापस क्षेत्र चले जाते हैं, दूसरे को पेड़ काट लेते हैं और नया क्षेत्र ढूंढ लेते हैं और खेती करते हैं। उसके बाद देखिए डायग्राम के बाद सब समझेंगे। ये गुजरात, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में क्या होता है? 26 नालों का समूह है, 56 नालों का समूह है। प्रतापगढ़ क्षेत्र में छोटे मोटे 56 नाले आके वहाँ प्रवाहित होते हैं, उसे 56 नालों का समूह भी कहा जाता है। उसके बाद बांसवाड़ा। आगे देखिए पूर्वी मैदान के कुछ निम्न जिले आते हैं। पूर्वी मैदान में कौन कौन से निम्न जिले आते हैं? जिसमें अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, अजमेर, उसके बाद बांसवाड़ा, उसके बाद कैकड़ी, उसके बाद शाहपुरा, उसके बाद गंगापुर सिटी और उसके बाद सिटी खेरतल। ये प्रमुख क्षेत्र किस में आते हैं? तो पूर्वी राजस्थान के अंदर आते हैं, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। जो पूर्वी राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उस पूर्वी मैदानी क्षेत्र में ये निम्न जिले आते हैं। आगे देखेंगे अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती की पठार के नाम से जाना जाता है। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये राजस्थान का मैप है, उस मैप के माध्यम से अपन समझेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है
ये वाला क्षेत्र है, ये अरावली, बीचों बीच ये अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर। और राजस्थान में कहाँ से है, सिरोही माउंट आबू से कहाँ तक, सिंगाना झुंझुनू तक, कुल 550 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो 992 किलोमीटर। कितनी है, 992 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अपन देखते रहे पूरी मैदानी क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका पूरा, ये कौन सा क्षेत्र आता है, तो ये आपका हाड़ौती का क्षेत्र आता है। ये वाला क्षेत्र पूरा आपके हाड़ौती का क्षेत्र है। इसमें अपन देखेंगे विंध्य कंकार भूमि, दक्कन पठार भूमि, उसके बाद में ऊपरमाल का पटरा देखेंगे उसमें, उसके बाद उसमें परवन है, काली सिंध है, चंबल है, प्रमुख नदियाँ उस हाड़ौती के पठार में अपन पढ़ेंगे। आगे देखिए उसका ढाल कैसा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब उसका ढाल है वो कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। किसका ढाल है, तो हाड़ौती पठार का। यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है। इसके कारण मध्यम काली मिट्टी है जो कपास व सोयाबीन हेतु उपयोगी है। इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र है तो वो कौन सा है, हाड़ौती का क्षेत्र। कौन सा है, हाड़ौती का क्षेत्र, क्योंकि वह कपास व सोयाबीन के लिए उपयोगी है और ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित क्षेत्र है और इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले इसमें आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। इस जो हाड़ौती क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से, पहला भाग है विंध्य कंकार भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। विंध्य कंकार भूमि को भी तीन भागों में बांटा है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नदी निर्मित और शाबाद क्षेत्र। दक्कन के पठार को दो भागों में बांटा है, कौन कौन सा है, तो उसके एक का नाम है डग गंगदर प्रदेश और झालावाड़ पठार। पहला अपन देखेंगे विंध्य कंकार। विंध्य कंकार जो भूमि है उसमें क्या होता है कि इसका विस्तार कहाँ का है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसमें क्या होता है कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला को दर्शाने वाला भौतिक इकाई अंतराल का उपरमाल का पठार है। मतलब अरावली पर्वतमाला जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसको दर्शाने वाला जो क्षेत्र है, पठार है, उसका नाम है उपरमाल का पठार। उसको भी तीन भागों में विभाजित किया है। आगे देखिए अर्धचंद्राकार पहाड़ी। इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि इस प्रकार से अर्धचंद्राकार पहाड़ी है और पहाड़ी पर क्या क्या है, देखिए उसमें बूंदी की पहाड़ियाँ, और बूंदी की पहाड़ियाँ की जो छोटी है उसका नाम है सतुर। कौन सी छोटी है, सतुर। उस सतुर छोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 353 मीटर। उसके बाद कुंडला की पहाड़ी, मुकुंदराहिंस की पहाड़ी और चांदबाड़ी या चांदबाड़ी की पहाड़ी और झालावाड़ ऊंची छोटी है उसकी, उसका नाम कितनी है, 1500 सॉरी कितनी है, 517 मीटर उसकी ऊंचाई है। चांदबाड़ी या चांदबाड़ी पहाड़ी की जो ऊंची छोटी है उसकी लंबाई है। उसके बाद डंग जो गंगदर प्रदेश है, डंग गंगदर प्रदेश वहाँ। उसके बाद जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उसमें 12, रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, 12 में। और भारत के जियो हेरिटेज आकृति घोड़े की नाल जैसी है, मतलब जो उसकी आकृति है अर्धचंद्राकार पहाड़ी घोड़े की नाल की आकृति है। आगे देखिए बूंदी की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतुर। कितनी है, 353 मीटर, 353 मीटर है। उसके बाद में कुंडला की पहाड़ी कहाँ पर है, तो कोटा में। मुकुंदराहिंस की पहाड़ी का है, कोटा और झालावाड़ में। हाड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है चांदबाड़ी। क्या नाम है उसका, चांदबाड़ी, जो भी कहाँ है, झालावाड़ में। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 517 मीटर। आगे देखिए नदी निर्मित बेसिन। इसमें संबल नदी उसकी सहायक नदी आती है। उसके बाद शाबाद क्षेत्र, उसमें 12 जिले में उच्च भूमि क्षेत्र है। उसके बाद देखिए दक्कन का पठार। दक्कन के पठार
देखेंगे अपन उसका विस्तार कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ 4 जिलों में। इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक है डकगंगतर प्रदेश और दूसरा है झालावाड़ पठार। पहला देखेंगे अपन डकगंगतर प्रदेश। झालावाड़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग है जो समुद्र तल से करीबन 350 मीटर ऊपर उठा हुआ है, जिसे डकगंगतर प्रदेश कहा जाता है। और दूसरा झालावाड़, झालावाड़ का पठार झालावाड़ जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको 5 उपभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? इसमें थार का मरुस्थल, अपन पूरा समझेंगे। उस डायग्राम में से खूब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए अपन देखेंगे उसमें थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में जनसंख्या कितनी रहती है? 40%। अरावली के प्रदेश में जनसंख्या कितनी रहती है? 10%। पूर्वी मैदान में जनसंख्या कितनी रहती है? 39%। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती क्षेत्र में कितनी रहती है? 11%। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो पूर्वी मैदान। क्यों करती है? उपजाऊ मैदान है, कृषि योग्य भूमि, इसलिए वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो अरावली प्रदेश में। उसके बाद क्षेत्रफल देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो वो किसका है? थार के मरुस्थल का। कितना है? 61.11। उसके बाद अरावली का कितना है? 9%। पूर्वी मैदान का कितना है? 23%। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है 7%। पॉइंट में पूछा जाए तो 6.89%। आगे देखेंगे अपन अवशेष। थार का मरुस्थल जो अवशेष है वे 33 सागर का अवशेष है। किसका है? 33 सागर का अवशेष। अरावली पर्वतमाला है, ये गोंडवाना लेन का अवशेष है। किसका है? ये गोंडवाना लेन का अवशेष है। उसके बाद जो पूर्वी मैदान है वो पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? तो ये 33 सागर का अवशेष है। और जो पठारी प्रदेश है दक्कन का हाड़ौती का पठार है, ये भी गोंडवाना लेन का अवशेष है। उसके बाद कालक्रम, कौन कौन से कालक्रम में उसका विकास हुआ? तो थार का मरुस्थल है, ये प्लेस्टीन सिंध काल में उसका उद्भव हुआ। अरावली पर्वतमाला का प्री कैम्ब्रियन, कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया हुबहू। उसके बाद में पूर्वी मैदान है वो भी प्लेस्टीन, और हाड़ौती का पठार है वो क्रिटेशियस युग में उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद देखिए थार का मरुस्थल है भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। अरावली पर्वतमाला है जो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। पूर्वी मैदानी भाग है वो भी भारत के विशाल मैदान का भाग है। और दक्कन का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। आगे देखिए मिट्टी, कौन सी मिट्टी का पाई जाती है? तो उसमें जो मरुस्थल क्षेत्र है थार का मरुस्थल से बलुई मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में उसमें काली मिट्टी पाई जाती है जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। उसके बाद चट्टान, प्रदा चट्टान पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है प्रदा चट्टान? तो थार के मरुस्थल में। उसके बाद अरावली पर्वतमाला है जिसमें प्राथमिक आग्नेयशिला पाई जाती है। और जो पूर्वी मैदान है उसमें प्रदा शिला पाई जाती है। और दक्षिणी का हाड़ौती क्षेत्र है उसमें आग्नेय प्रकार की शिला पाई जाती है। उसके बाद देखिए महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्छावास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाद्वीप और महासागर है वो प्रथम श्रेणी के क्या है? उच्छावास है। पर्वत पठार मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्छावास है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि महाद्वीप और महासागर है वो प्रथम श्रेणी के उच्छावास है, पर्वत पठार मैदान है वो द्वितीय श्रेणी के उच्छावास है, और वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, सर्क ये थर्ड श्रेणी के उच्छावास है। तो गाइस आज की क्लास में अपने देखा पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, बहुत ही शानदार ढंग से अपने समझा। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।